नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियल टाइम्स इंडिया का शो अड्डा विद नेता में, जहां पर आज मौजूद है हमारे साथ टीएमसी के हिंदी सेल के कन्वीनर श्री राजेश सिन्हा जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल रियल टाइम्स इंडिया में। तो ये बात करते हैं राजेश सिन्हा जी से, कोविड का जो थर्ड वेव है सर जो आने वाला है, इसके लेकर सर पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट या आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? कोई भी लहर आए, तीसरा हो या चौथा लहर हो, सरकार जब पहली बार जब दुनिया में कोरोना को जाना लोगों ने, उस समय भी कुछ दिनों के बाद बंगाल की स्थिति नियंत्रण में थी। यहाँ सरकार ने पूरी तरह से सभी अस्पतालों के अंदर में, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, गैर सरकारी अस्पताल हो, उन अस्पतालों के अंदर में सभी जगह बेड्स और जो भी वार्ड्स हैं इसके अंदर में सुरक्षित रखवाया है कोविड के लिए। और यदि आता भी है तीसरा वेव, तो उस वेव के लिए सरकार यहाँ और स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से तैयार है उसे रोकने के लिए। क्योंकि देखिए, अब लगता है कि लॉकडाउन कर देना या बंद कर देना ही इस बीमारी का कोई समाधान नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन करने से आर्थिक रूप से जो कमजोरी आ रही है समाज के अंदर में, वो कमजोरी भी किसी छोटे मोटे एक बहुत बड़ी महामारी बनने वाली है। इसलिए अब सरकारी स्तर पर हम लोग बंगाल की जो सरकारी व्यवस्था है, ये पूरी तरह से तैयार है। केरला में और किसी एक और महाराष्ट्र में कुछ थर्ड वेव के कुछ लक्षण मिले थे कुछ दिनों पहले, मगर अब वो भी वहाँ कंट्रोल में है। इसलिए हम सबको ये उम्मीद है कि अब तीसरा लहर शायद नहीं आए। और मगर चूँकि सामने त्योहारों का मौसम है और इसके बाद हो सकता है कि त्यौहार के बाद कुछ और ये बीमारी बढ़े, तो इसमें यदि लोग खुद अपने ही थोड़ा सचेतन रहें, हम मास्क पहने, वैक्सीन करवाएं, सोशल डिस्टेंस रखें, सामाजिक दूरी और साफ़ सफाई, हाथ धोना, ये सब चीज़ें अगर होती रहे, तो मुझे लगता है कि हम इस तीसरे वेव को सरकारी तौर पर सरकार अपना काम करेगी, मगर हम सबको इसमें थोड़ा सचेत रहना होगा। क्योंकि ज़िंदगी, ये मसला हम सबकी ज़िंदगी का है, तो हम सबको सचेत रहना होगा। हम सबको ये चेष्टा करनी होगी कि ये बीमारी हमारे शरीर में नहीं आए, और यदि हमारे शरीर में आई है तो हम किसी और को इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें। पहले सर, शिक्षा नीति जो मैंने बात की थी, शिक्षा नीति जो है सर पश्चिम बंगाल हो या भारत में हो, पूरी तरह से लगातार 2 सालों से ठप पड़ी है सर। इसको लेकर क्या करेंगे? पूजा के बाद क्या सर स्कूल कॉलेज वगैरह खुलेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है कि अब स्कूल कॉलेज खोल देने चाहिए। क्योंकि घर पर 2 वर्षों से बैठकर जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ये मानसिक अवसाद के शिकार हो रहे हैं। बच्चों के अंदर में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, क्योंकि घर में बैठे बैठे वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो घर में बैठे बैठे एक घुटन महसूस हो रही है और उनका दिमाग कुंठित होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था है और बिना परीक्षा के बच्चों को पास करना, इसमें जो बच्चे अव्वल हो सकते थे उन्हें कम नंबर आए, जिनके कम नंबर आ सकते थे वो अव्वल हो गए। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम, जो ये एजुकेशन सिस्टम है, ये भी इसके अंदर में अब अगर ये कॉलेज और स्कूल किसी एक दायरे में, एक सिस्टम के अंदर नहीं खोला जाए, तो मुझे लगता है कि ये पूरा शिक्षा व्यवस्था कोलैप्स कर जाएगा। और जो अच्छे बच्चे हैं इसके अंदर में, जो कुछ कर सकते हैं शिक्षा के मामले में, वो इससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अब कोई भी गाइडलाइन जारी करके कि एक बेंच पर 2 बच्चे बैठे हैं, मास्क पहनना अनिवार्य करें स्कूलों कॉलेजों के अंदर में। मुझे लगता है कि स्कूल और कॉलेज खोल देने चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए सर कि जो हिंसा मामला हो रहा था सर चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद, उसको लेकर आपको क्या कहना है सर? देखिए, चुनाव के दौरान हिंसा, ये भारतवर्ष में सिर्फ बंगाल की बात नहीं, या भारतवर्ष की नहीं, पूरे दुनिया में जब चुनाव कहीं भी होते हैं तो चुनावी हिंसा होती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है राजनीतिक रूप से। हम लोगों ने 34 साल वामफ्रंट का भी शासन देखा था। उस समय में जो जिस तरह की हिंसा होती थी, उसके तुलना में आज कुछ भी नहीं होता है। आज तो छोटा मोटा काली पटाखा और चॉकलेट बम उड़ता है तो लोग उसे हिंसा का नाम दे देते हैं। हमने वामफ्रंट का ज़माना देखा है, जब दिन दहाड़े कांग्रेस के कर्मियों की हत्या कर दी जाती थी, उनके माँ और बहनों की इज्जत लूट ली जाती थी, उनका स्तन काट दिया जाता था, उनके बच्चों का सर काट के उनके बच्चों का खून भात में सान करके मिला करके उनकी माँओं को खिलाया जाता था। ये सब समय हम लोगों ने वामफ्रंट का देखा है। आज भारतीय जनता पार्टी छोटे मोटे झगड़े को, जो कि आम बात है, रोज़ पाड़े मोहल्ले में होते हैं, उन्हें चुनावी हिंसा का नाम देती है। सीबीआई भी बंगाल में घूम रही है, चुनावी हिंसा के नाम पर लोगों को पकड़ रही है। मगर बंगाल वामफ्रंट के शासन में जो चुनावी हिंसा झेल चुका है, आज के दिन में वैसे चुनावी हिंसा नहीं होते हैं। मगर बंगाल का एक कल्चर है, इस कल्चर में चूँकि बंगाल राजनीतिक रूप से बहुत ही
सचेतन एक राज्य है, तो इस राज्य में चुनावी हिंसा होना लाजिमी बात है, मगर छोटे मोटे झगड़े को हिंसा का नाम देकर के भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की जो छवि है, इस छवि को धूमिल करने के लिए भारतवर्ष के अंदर में एक गंदा तस्वीर पेश किया। दूसरे राज्यों के झगड़े के वीडियो को पश्चिम बंगाल में वायरल किया जाता था कि बंगाल में मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं हिंदू कट रहे हैं, तो चुनाव के नाम पर भाजपा के कर्मी मारे जा रहे हैं। मगर बाद में जब उस चीज़ को इसकी सच्चाई की तह तक जाया गया तो पता चला कि वो दूसरे राज्यों के वीडियो को बंगाल के अंदर में उसे चेंज करके दिखाया जा रहा है कि ये हिंसा बंगाल में है। एक जगह कहीं गाड़ी चलाया जा रहा है और उसे दिखाया गया कि ये बंगाल में गाड़ियाँ जल रही हैं, मगर बाद में उसका नंबर प्लेट तमिलनाडु का निकला। तो इस तरह से बंगाल की छवि को धूमिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया के नेटवर्क का इस्तेमाल किया था इसे एक हिंसात्मक रूप देने के लिए। सर, भाजपा के एक कैंडिडेट है, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने कहा था कि वो भवानीपुर से खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि भवानीपुर में दीदी हारी थी, या शुभेंदु अधिकारी जी ने भी कहा था कि भवानीपुर के लोकसभा चुनाव में दीदी हार गई थी, इसलिए इस बार विधानसभा चुनाव में खड़ी नहीं हो रही हैं। इसको लेकर आपको क्या कहना है सर? क्योंकि भवानीपुर से ममता बनर्जी ने काफ़ी अच्छी जीत प्राप्त की है। देखिए, इंदिरा गांधी जैसी नेत्री भारतवर्ष में तो मुझे लगता है कि दूसरा कोई जन्म नहीं लेगा। इंदिरा गांधी को उनके ही लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में राजनारायण नाम के एक राजनेता थे, उनके बारे में कुछ कहना गलत होगा, अब वो नहीं है हमारे बीच में, मगर वो मानसिक बीमारी थी उन्हें। तो उस समय के लोग कहा करते थे कि एक पागल ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। तो इंदिरा गांधी हार गई तो क्या इंदिरा गांधी का वजूद खत्म हो गया था भारतवर्ष से? नहीं। उसके बाद फिर दुगना बहुमत लेकर के वो भारतवर्ष की फिर प्रधानमंत्री बनी और 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रही। नंदीग्राम में ममता बनर्जी का हार जाना, एक साजिश करके हरा देना थोड़े मोड़े वोट से, इससे ममता बनर्जी के अस्तित्व पर कोई सवाल या ममता बनर्जी के अस्तित्व पर कोई बात इससे नहीं उठ सकती है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जीती नंदीग्राम से, तो उस भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व आज बंगाल में क्या है और 2024 में भारतवर्ष में उसका अस्तित्व क्या रहेगा, ये भी भारतवर्ष के लोग देखेंगे। उसके बाद ममता बनर्जी को फिर भवानीपुर के लोगों ने अपने सर आंखों पर बिठा करके इतने भारी बहुमत से जिताया। जीत या हार, कम या बेसी का आंकड़ा, ये ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन में कभी भी पराजय का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि ममता बनर्जी जमीन की नेता है, मिट्टी से उठी है, गरीबों की नेता है, मजदूरों मजलूमों की नेता है। इसलिए ममता बनर्जी जैसे नेताओं को जो नीचे से उठकर ऊपर आते हैं, ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर से पैराशूट लेकर नहीं उतरी थी, ग्रास रूट लेवल से, जो तृणमूल का मतलब होता है ग्रास रूट, तो ग्रास रूट लेवल से उठकर जो नेता आता है उसका ज़मीन मजबूत होता है। ममता बनर्जी की ज़मीन मजबूत है, इसलिए ममता बनर्जी को उखाड़ पाना, नंदीग्राम या एक वोट हार जाना, ये ममता बनर्जी ने अपने जीवन के अल्पायु में सबसे पहला निर्वाचन पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट के शासन के समय में सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज धाकर नेता को उनके जादवपुर कंस्टिट्यूंसी से हरा करके वहाँ एमपी जीती थी। ममता बनर्जी भारतवर्ष की सबसे कम उम्र की स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने थे राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन में ऐसे बहुत सारे उल्लेख हैं जिन उल्लेखों के सामने नंदीग्राम की ये हार या भवानीपुर की जीत ये बहुत छोटा मायने रखती है। सर, जैसे कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में स्ट्रीट लाइट हर एक जगह पर, हर एक कोना कोना में, गांव देहात हर एक जगह पर, किंतु सर मैं हाल फिलहाल 1-2 जगह मैंने गया था गांव देहात एरिया में, वहां पर देखा सर कि जो सड़कें हैं चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ, लोग के घरों में लाइट है किंतु स्ट्रीट लाइट नहीं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, स्ट्रीट लाइट लगाने का एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम में सुदूर गांव के अंदर में जो गांव की कच्ची सड़कें हैं जहां पर इलेक्ट्रिक के पोल नहीं जा सकते हैं, उन जगहों पर स्ट्रीट लाइट लगाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। मगर यदि एक जगह आप कहीं देखें कि वहाँ अंधेरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बंगाल के सभी गांव में अंधेरा है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं हम लोग को स्ट्रीट लाइटें मिलती हैं गांव के अंदर, सुदूर गांव के अंदर में। हो सकता है कि कोई एक ऐसा जगह हो जहाँ पर नहीं हो लाइट या ख़राब हो गया हो, बारिश में कई जगह पोल भी टूटे हैं, रास्ते अभी बरसात में, क्योंकि 2 वर्षों से जब से ये पेंडेमिक लागू हुआ, पोल्यूशन कम हुआ है, तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो पूरे भारतवर्ष में सड़कों की हालत बहुत ही ख़राब है।
तो अब इसको कोई ये नहीं कहा जा सकता है कि बंगाल में उन्नति नहीं हो रहा है, लाइटें नहीं लग रही, सड़कें नहीं बन रही हैं। बंगाल पहला राज्य है जहाँ त्रिफला लाइट सबसे पहली लगी। बंगाल में सबसे पहले मेटल लाइट जो यहाँ के रास्तों के ऊपर सबसे पहले कलकत्ता शहर में लगा। तो बंगाल का गांव-गांव आज के दिन में रोशन है। कहीं एक आध जगह कोई ऐसा हो सकता है कि नहीं हो, मगर इसे बंगाल की उन्नति से नहीं जोड़ा जा सकता है। क्यों सर, वो बंगाल में नहीं आता क्या? बिल्कुल बंगाल में है, मगर यदि किसी परिवार में एक व्यक्ति खराब निकले तो पूरा परिवार जैसे खराब नहीं होता है। तो अगर एक जगह लाइट नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि पूरे बंगाल में लाइट नहीं। ये बात तो सही है कि एक जगह लाइट नहीं, लेकिन सर वहाँ पर आपकी सरकार कब तक, मतलब कहने का मतलब जिस तरह वहाँ के लोगों को कहना है कि वहाँ पर यदि आप बताएं कि वो कौन सा जगह है, कौन सा पंचायत, कौन सा गांव, तो निश्चित तौर पर हम लोग वहाँ अप्रोच करके और कहेंगे वहाँ के जो विधायक या सांसद हैं या जो भी पंचायत के लोग हैं कि वहाँ पर अविलंब वहाँ लाइट लगना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा सर कि वाटर लॉगिंग या जल जमाव का जो असुविधा हो रहा है उसके लेके सरकार क्या करेगी? देखिए, जल जमाव जल निकासी पर निर्भर करता है। जल निकासी निर्भर करता है गंगा पर। गंगा में यदि पानी का लेवल डाउन होगा तो ही जल की निकासी होगी। हर जगह निकासी की अपनी एक व्यवस्था है। बंगाल की निकासी व्यवस्था अंग्रेजों के समय का बना हुआ एक निकासी व्यवस्था है, जो कि पूरे भारतवर्ष का सबसे पहला निकासी व्यवस्था बना था बंगाल के अंदर में। बरसात की वजह से गंगा में पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो निकासी में असुविधा आएगा ही, मगर बावजूद इसके चूँकि कलकत्ता में एक सिस्टम है यहाँ पर निकासी व्यवस्था की कि सबसे पहले दक्षिण 24 परगना जो है, ये सारा पानी निकलकर दक्षिण 24 परगना के माध्यम से गंगा में होते हुए समुद्र में मिलता है। तो यदि समुद्र में और गंगा में पानी का लेवल बढ़ा रहेगा तो ये निकासी पानी निकलने में समय लगता है थोड़ा सा। जब महीने में 2 दिन बारिश होगी तो वो पानी तुरंत निकलेगा, मगर रोज़ लगातार जब बारिश होगी और बारिश का जो ज़्यादा माने क्वांटिटी काफ़ी हो रहा है पानी का, इस वजह से वाटर लेवल है नदियों के अंदर में वो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि वो और पानी ले नहीं सकता है। तो जब तक वो वाटर लेवल नीचे नहीं आएगा तब तक ये निकासी में असुविधा रहेगी। मगर फिर भी पंप लगा करके भी कलकत्ता शहरों में, साउथ कलकत्ता में और दूसरे जगह पर जहाँ व्यवस्था है, पंप के माध्यम से उन पानियों को दूसरे खालों में फेंका जाता है ताकि कलकत्ता में कम से कम पानी नहीं लगे यहाँ पर। नहीं तो पानी ज़्यादा दिन तक लगने से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियाँ, महामारियाँ भी हो जाती। तो ये कभी प्रकृति से तो हम सब लड़ नहीं सकते हैं, तो प्रकृति के द्वारा दिया गया ये जो अभिशाप है इससे ख़त्म करने में थोड़ा समय लगता है। सर दल बदलू का मैं बात करूँ, कभी देखता हूँ इस साइड कोई पार्टी के नेता जा रहे हैं, कभी इस साइड कोई पार्टी नहीं, मुझे गेम लग रहा है, ऐसा कुछ है क्या सर? दल बदल कर रहे हैं लोग। ऐसे लोग हर पार्टी में होते हैं और इनका काम ही होता है आना जाना, वैसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। न उनके जाने से कोई फ़र्क पड़ता और न उनके आने से कोई पार्टी में फ़र्क पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस के जितने बड़े नामचीन नेता थे सभी चले गए, तो ममता बनर्जी उससे ज़्यादा मार्जिन और सीट लेकर सरकार बना ली। अब ये आ भी जाएंगे तो इनके आने से ये तो सभी हारे हुए हैं, जो आ रहे हैं वो सब हारे हुए हैं, क्योंकि इन सबको पता चल गया कि हमारे पीछे से जब ममता बनर्जी का तस्वीर हट जाएगा तो हमारा अस्तित्व तो कुछ नहीं। तो ये समुद्र में ही नदी मिलता है, नदी में समुद्र आकर नहीं मिलता है। सर पश्चिम बंगाल की तो काफ़ी राजनीतिक बातें हो गई, और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो देखिए, जैसे कि राजेश सिन्हा सर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो भी असुविधा है, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट उस पर कार्य जरूर करेगी और उसको उन्नति जरूर करेगी। इसी तरह आगे भी काफ़ी नेता से हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।